हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक ट्वेल्थ क्लास के रिवीजन के लिए जेई मेंस बेस्ड, जिसमें जेई एडवांस भी कवर किया है थोड़ा बहुत, और कोशिश की है कि सारे फॉर्मूले सारे बेसिक पॉइंट्स कवर कर पाऊँ मैं। पर ट्वेल्थ के चैप्टर्स में आपको पता है कि फॉर्मूले बहुत होते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा, पर ठीक है ना। अगर आप पूरा देखोगे, साथ साथ नोट करते चलोगे, तो काफ़ी कुछ आपको फायदा होगा। स्टार्ट करते हैं। और सीक्वेंस में मैंने बिल्कुल वैसे ही जैसे जनरली पढ़ाया जाता है ट्वेल्थ में, उस सीक्वेंस को फॉलो किया है। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देख सकते हैं आप साथ साथ, ये पता है कि हमको इंसिडेंट रे के अलोंग वेक्टर जो है आई वेक्टर, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग वेक्टर है आर वेक्टर, और नॉर्मल के अलोंग वेक्टर है एन वेक्टर, ये कोप्लेनर होते हैं। तो कोप्लेनर का मतलब हो गया कि इन तीनों में से किन्हीं भी दो का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं और थर्ड वाले के साथ डॉट ले लूं तो जीरो आएगा। फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस को थीटा से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे सेम सेंस में डबल एंगल से रोटेट हो जाती है। इस तरह की बातें आप देख लीजिए। प्लेन मिरर के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लेन मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, उसका फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। देन स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन में एक बेसिक फॉर्मूला होता है, डायग्राम आप देख लीजिए। ये जो लेंथ सी बी है, ये कितनी आती है, आर अपॉन टू कॉस आई। और वैसे तो मेरा सजेशन ये है कि मेंस में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। देन मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मिरर की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ओनली फॉर अलोंग द एक्सिस वेलोसिटी। ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब इनकी वेलोसिटीज प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो। अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटी लेंथ का है और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है और हमें उसकी इमेज की लेंथ पता करनी है, तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज में लेंगे, है ना। फिर न्यूटन्स फॉर्मूला एक्स वाई इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, सिंबल्स की मीनिंग लिखे हुए हैं। देन स्नेल्स लॉ, लिटरल डिस्प्लेसमेंट बाय स्लैब। फिर मल्टीपल स्लैब के केस में ये इंपॉर्टेंट बात है कि नेट डेविएशन जीरो होगा अगर पूरे सिस्टम के दोनों तरफ का मीडियम सेम है, तो अदरवाइज नेट डेविएशन जीरो नहीं आएगा। देन अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला डी अपॉन एन रिलेटिव, जहां एन रिलेटिव का मतलब है एन आई बाय एन आर। एन आई एन आर क्या है, सब आपके सामने लिखा हुआ है। वैसे मैं इस की एक कॉपी 2-3 दिन में अपलोड भी कर दूंगा वीडियो के साथ, तो आप चाहें तो बाद में वहां से लिख भी सकते हैं, और आप चाहें तो साथ साथ भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। फिर कुछ बातें लिखी हुई है कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा उस बाउंड्री के सेम साइड पर बनते हैं। देन पैरेलल स्लैब से शिफ्ट का फॉर्मूला, इसमें भी ध्यान रखें, फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब दोनों तरफ सेम मीडियम होता है। मल्टीपल स्लैब होगी तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है वो आपको याद रखना है। टीआईआर में क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, प्रिज्म से डेविएशन का जनरल फॉर्मूला, उसके अलावा मिनिमम डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशंस याद रखनी है। स्मॉल एंगल वाले प्रिज्म से डेविएशन का फॉर्मूला जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला, उससे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। देन लेंस, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें ये लेंस फॉर्मूला और ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर जरूर याद रखें। देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट में कॉचीज फॉर्मूला n इक्वल्स टू a प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर। और एंगल ऑफ डिस्पर्शन प्रिज्म की हेल्प से हम कैसे पता करते हैं, उसका फॉर्मूला। छोटे एंगल वाला प्रिज्म होगा तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन इतना हो जाएगा। डिस्पर्सिव पावर जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसका फॉर्मूला। और प्रिज्म के लिए डिस्पर्सिव पावर अपन इस फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं। देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसके लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी बाय मॉड यू। नॉर्मल मोड की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रख देते हैं, फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे रख देते हैं, और इमेज जो बनती है लेंस से बनने वाली इमेज, वो काफी दूर बनती है, हमारी आंखें नॉर्मल बिना किसी स्ट्रेन के उसको देख पाती है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी बाय एफ हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मॉड यू की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पर, एफ के बराबर। देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। दोनों तरह के मैंने मोड समझा रखे हैं यहाँ पर। टेलीस्कोप में सिर्फ सीधे सीधे आप ये फॉर्मूला याद रखें, और वहां भी अगर नॉर्मल मोड की बात करेंगे, मोस्ट स्ट्रेन कंडीशन की बात करेंगे, तो आप समझते हैं, ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ। गैलीलियन टेलीस्कोप के लिए मेरा सजेशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मोड में ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला जरूर याद रख लें। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें कुलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी सर्कुलर रिंग, क्वार्टर सर्कुलर रिंग, रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं। इसमें इस बात को याद रखें कि एक्स की वैल्यू आर बाय रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा आता है।
देन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के कारण, प्लेट के कारण, हॉलो स्फीयर के कारण, बाहर वाले पॉइंट पर, सरफेस पर, अंदर वाले पॉइंट पर, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। सॉलिड स्फीयर के कारण अलग अलग पोजीशंस पे लिखा हुए हैं आपके सामने फॉर्मूले, ये याद रखें। ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्फीयर में एक स्फेरिकल कैविटी, तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है जिसका फॉर्मूला है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2। देन उसके बाद पोटेंशियल आता है, पॉइंट चार्ज के कारण स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल, रिंग की एक्सिस पर, रिंग के सेंटर पर, डिस्क के कारण, हॉलो स्फीयर के कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण। इसमें ये वाला फॉर्मूला मैं अलग से, अलग कलर के पेन से लिखा है ताकि अलग से दिखे, ये इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई चार्ज किसी पॉइंट P पर रखा है और उस पॉइंट P पर सोर्स चार्जेस के कारण पोटेंशियल V है, तो उस चार्ज की उन सोर्स चार्जेस से जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो क्या होती है, Q इंटू वी। देन उसके बाद पॉइंट चार्जेस रखे हैं 2 R सेपरेशन पर, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए आप लिख सकते हैं n/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज विद अदर्स। हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, ये बेसिक फॉर्मूले आप देख सकते हैं। देन एनर्जी डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन E एंड V, E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। और अगर V गिवन है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचना है तो हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज में लेना पड़ेगा। देन डायपोल पर आते हैं, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रखा है। एक्सिस पर, डायपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से फिर पोटेंशियल के फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने। फिर अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला फोर्स जीरो होता है, टॉर्क का फॉर्मूला ये, एनर्जी का फॉर्मूला ये। सेम ऐसे अगर डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, वो भी कैसा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड वाइज, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है P/dE/dr। फिर फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला गॉस लॉ लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, खासकर की एडवांस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस इसकी है, मेंस में हो सकता है शायद इससे नहीं पूछे वो लोग, ठीक है। फिर कंडक्टर पे आते हैं, कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, बिल्कुल सिमिलरिटी है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ, जो बेसिक फॉर्मूले थे बिल्कुल वैसे हैं, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक में K आता है, यहाँ पर G आता है। आप सारे फॉर्मूले देख सकते हैं, सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें केपलर्स लॉ पर। एक चीज और रह गई, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, तो उसके भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर जाएंगे तो जी का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, सरफेस से किसी डेप्थ पर जी के फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है। अर्थ के रोटेशन के कारण जो जी है उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। देन एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, सरफेस से थ्रो करेंगे तो √2gm/R, किसी जनरल पॉइंट से एस्केप कराना है तो √gm/r, जहां पर ध्यान रखें स्मॉल r का मतलब है सेंटर से डिस्टेंस। फिर केपलर्स लॉ में मैंने फर्स्ट लॉ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं समझी, सीधे सेकंड लॉ लिखा है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट पर या सर्कुलर ऑर्बिट पर रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू L/2m होती है। केपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड लिखा हुआ है सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला दोनों तरह के ऑर्बिट के लिए। डबल स्टार सिस्टम का बेसिक बता रखा है, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला जरूर याद रखें। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक फॉर्मूले, करंट इक्वल्स टू dq/dt, देन I इक्वल्स टू NEAVD, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, J इक्वल्स टू सिग्मा E, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फिर अगर किसी वायर को स्ट्रेच कर देते हैं, उसकी लेंथ को n टाइम्स कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस उसका n² टाइम्स हो जाता है, याद होगा आपको। परसेंटेज चेंज इन आर, अगर हम स्मॉल वेरिएशन की बात करें, लेंथ में वेरिएशन बहुत स्मॉल है, तो सीधे सीधा आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अक्रॉस पावर का जनरल फॉर्मूला V/I, रजिस्टर के अक्रॉस पावर का फॉर्मूला I²R या V²/R। फिर सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज, अलग अलग केस में जब सेल सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, लोड की तरह बिहेव कर रहा है। एफिशिएंसी ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, बहुत बेसिक फॉर्मूले। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। अमीटर का डायग्राम कैसा होता है, बेसिक डायग्राम। अमीटर के लिए जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है ना। फिर वोल्ट मीटर, यहाँ मैं लिखना भूल गया, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस उसका कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। देन हीट ट्रांसफर में कंडक्शन का बेसिक फॉर्मूला, स्टेडी स्टेट में करंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर रेडिएशन में इंसिडेंट पावर जो आती है उसके 3 टुकड़े हैं, एब्जॉर्ब होने वाली पावर, रिफ्लेक्टेड पावर, ट्रांसमिटेड पावर, और एक जो कुछ रेशियोज डिफाइन कर रखे हैं, ए स्मॉल आर और टी, इनका समेशन 1 होता है, जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। इमिसिव पावर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इमिसिविटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जरूर याद रखें। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इंपॉर्टेंट है काफी। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिर मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है ये।
देन कैपेसिटेंस में स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं तो बाउंड चार्जेस आ जाते हैं, पता होगा आपको। तो बाउंड चार्जेस की डेंसिटी के फॉर्मूले को लिखा हुआ है। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब सेल कनेक्टेड है तो, है ना, तो सेल जब कनेक्टेड होता है तो ये फोर्स जो आया है ये आप देख सकते हैं कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट होने की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, है ना। नेक्स्ट चैप्टर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस। इसमें बार मैग्नेट की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड, किसी जनरल पॉइंट पे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, जैसे अभी अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था। फिर यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर बार मैग्नेट रखी हुई है तो टॉर्क का फॉर्मूला, उसकी हेल्प से हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और इस पर बेस्ड जेई मेंस में सवाल पूछे जा चुके हैं। देन बायो सावर्ट्स लॉ लिखा हुआ है। फिर फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके दो स्पेशल केसेस जिसमें इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट वायर के कारण। रिंग के सेंटर पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, रिंग की एक्सिस पे काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, कोई भी करंट कैरिंग लूप जो है वो आपको पता होना चाहिए कि बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला एन आई ए, जहां पर एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई का मतलब करंट, ए का मतलब एरिया ऑफ दैट लूप। इसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट पता करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम इक्वल टू क्यू बाई टू एम टाइम्स एल। फिर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हुए हैं। मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, सोलेनॉइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला। फिर लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। फिर इनफाइनाइट प्लेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, एम्पियर्स लॉ। हॉलो लॉन्ग सिलेंडर के कारण अलग अलग पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले। देन उसके बाद इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जिसमें फोर्स के बारे में बात की जाती है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग, हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, उसका फॉर्मूला सर्कुलर पाथ पर अगर वो मूव करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। रेडियस का फॉर्मूला, टाइम ऑफ जो उसका मोशन है उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला। हेलिकल पाथ जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल का पाथ हेलिकल होता है तो उसमें पिच का फॉर्मूला। फिर एक करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। दो वायर्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो उनमें अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो रिपल्शन होगा। लॉरेंट्स फोर्स जो कि इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर यूनिफॉर्म फील्ड में लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक बात जिसमें एंगल ऑफ डिप की इंपॉर्टेंस होती है। फिर उसके बाद मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसे मैंने लास्ट में हिस्टेरेसिस लूप भी या कर्व भी कह सकते हैं वो ड्रॉ कर रखा है। रिटेंटिविटी क्या होती है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ से। देन ईएमआई के अंदर बहुत ही कम फॉर्मूले हैं जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, फेराडे लॉ, मोशनल ईएमएफ। रॉड को रोटेट करते हैं एक एंड से हिंज करके यूनिफॉर्म फील्ड में तो उसके अक्रॉस ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 होता है। सेल्फ इंडक्शन के कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद सुपर कंडक्टिंग लूप के बारे में बेसिक बात लिखी हुई, जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम से पहले इसको। अल्टरनेटिंग करंट में करंट का फंक्शन अगर इस तरह का है साइन या कॉस फंक्शन तो उसकी एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड में जीरो होगी, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला आई मैक्स बाय रूट 2 होगा। देन एक्सएल एक्ससी क्या होता है, जेड क्या होता है, वो सब लिखा हुआ है। आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। और क्वालिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार मेंस में सवाल पूछा जा चुका है। ट्रांसफार्मर के बेसिक फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट साइड पर नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन आउटपुट साइड पर नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल्स टू करंट आउटपुट साइड पर अपॉन करंट इनपुट साइड पर। देन मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा हुआ है। बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपको पता होगा। फिर अलग अलग सीरीज की जो लाइट होती है उसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड किस सीरीज की किस कैटेगरी में आती है वो लिखा हुआ है। देन रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस, एक्सरे वाले फॉर्मूले, मॉजलेस लॉ के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी मेंस के अंदर। इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE के बेसिक फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए आप देख सकते हैं, जिसमें फ्रिंज विड्थ काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिक इंसिडेंस, अगर किसी स्लैब को रखते हैं तो क्या होता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, फ्रेजनल बायप्रिज्म, डिफ्रैक्शन के बेसिक फॉर्मूले, जरूर ये दो फॉर्मूले आप रट के जाएं एग्जाम से पहले। डेविन-जर्बर एक्सपेरिमेंट में एक फॉर्मूला होता है जिसको ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। देन पोलराइजेशन के सारे बेसिक बातें आपके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ से। देन रिजॉल्विंग पावर के बेसिक फॉर्मूले लिखे हुए हैं।
सेम इसी तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। किसी न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट कैसे लिखते हैं लिखा हुआ है, उसकी हेल्प से बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस हम किससे बताते हैं हमेशा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, फिर एक ग्राफ बता रखा है मैंने इसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से रिलेटेड, जिसमें एफ ई सबसे ज्यादा स्टेबल है। एल्फा इमिशन की बेसिक बातें लिखी हुई है। देन उसके बाद स्टैटिस्टिकल लॉ जो लिखा है -dn/dt, रेडियो एक्टिविटी का लॉ होता है, इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स एन। फिर एन का फॉर्मूला, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ के फॉर्मूले। सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। देन मास एक्शन लॉ लिखा हुआ है। फिर पी एन डायोड में रिवर्स बायसिंग करने पर और फॉरवर्ड बायसिंग करने पर जो रेजिस्टेंसेज होते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस, उनका रेशियो लगभग 10⁴/1 होता है। ट्रांजिस्टर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मूले लिखे हुए, इसमें अल्फा बीटा का रिलेशन जरूर याद करके जाएं। और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लगातार हर साल इस पे से सवाल आ रहे हैं किसी न किसी पेपर में। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिक फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। काम की बातें सारी आपके लिए सामने है, इस तरह से आप देखें। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला जरूर याद रखें। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये आप अपने आप एनसीईआरटी से पढ़ लें, मैंने इसके नोट्स अलग से नहीं बनाए। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ये नोट्स सारे के सारे एक बार लिख लिए, इनको याद कर लिया, तो आराम से आप मेंस के एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में कहीं नहीं अटकेंगे। और ये पहले भी कह चुका हूँ, 30 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस करने हैं, और मान के चलो उसमें से आराम से 15 क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। 15 क्वेश्चंस का मतलब 60 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, अगर आपकी कमांड बेसिक फॉर्मूलों पर है तो। और 60 60 60 180 मार्क्स तो आपके तीनों सब्जेक्ट के मिला के वैसे ही हो गए। फिर ऊपर से आप एक्स्ट्रा कितना एफर्ट मारते हो, वो आपको ले जाएगा 200 250 280, जहां तक आप जा सकते हो उसके हिसाब से। ठीक है बच्चों, वीडियो को ज़्यादा और बड़ा नहीं बनाते हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखें एक बार, साथ साथ नोट्स बनाएं। फिर मैं 2-3 दिन या 4 दिन में इसकी जो पीडीएफ है उसको इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो अलविदा, बाय बाय, टाटा।